सो जो एक्सरसाइज हमने कल शुरू की थी विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी करंट अफेयर्स, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम. लेट मी टेक यू टू द डॉक्यूमेंट दैट वी वर डीलिंग विद. हियर इट इज. अब इस सारे डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे हमने बात किया था कि फोकस्ड पढ़ाई करनी है, जब प्रीलिम्स के हिसाब से जितना चाहिए उतना प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. मेंस के लिए आइडिएशन जरूरी है, तो डॉक्यूमेंट के साइज की बजाय उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा. ठीक है. सो दिस इज द टॉपिक विद विच वी हैव टू स्टार्ट टुडे. न्यू टारगेट्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. अभी अगर आपको याद हो, रीसेंट प्रीलिम्स में जो WHO ने स्टैंडर्ड्स दिए थे कि जो एयर पोल्यूशन के टारगेट्स क्या होने चाहिए, राइट, 2021 के अंदर, तो वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स ने क्वेश्चन पूछा 2022 के अंदर. इसी तरह से अभी हमारे खुद के टारगेट्स आ गए हैं नए टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. तो व्हेनेवर सच टारगेट्स कम इनटू पिक्चर, वी हैव टू रिमेंबर दोस टारगेट्स फॉर प्रीलिम्स. देखते हैं. So the center has set a new target of 40% reduction in particulate matter concentration in the cities covered under the National Clean Air Program by 2026. So सिर्फ particulate matter के ऊपर ही क्यों ध्यान दिया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है. बाकी कोई चीजें क्यों नहीं है यहाँ पे, है ना? अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे. अच्छा, अभी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर देखिए, अपडेटिंग द अर्लियर गोल ऑफ 20 to 30% रिडक्शन बाय 2024. तो पुराने गोल्स को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया. इसका मतलब ये है कि जो पुराना गोल सेट किया था वो अचीवेबल है, तभी उसको बढ़ाने का कोई मकसद बनता है या कोई कंसर्न बनेगा. ओके. अब यहाँ पे एक ये भी याद रखना कि कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. कभी भी कोई प्रोग्राम है ना, उसके ऊपर यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन ये भी रहता है कि मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है. तो हियर इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो उसने जनवरी 2019 में ये प्रोग्राम शुरू किया था. The first ever effort in the country to frame a national framework for air quality management with a time-bound reduction target. So, particulate matter 10, that is जिसका 10 माइक्रोमीटर के आसपास साइज है या कम, एंड particulate matter 2.5, ये दो हैं जो मेजर कंसर्न एरियाज हैं यहाँ पे. एयर पोल्यूशन के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा फील होंगे ना, वो भी ये दोनों हैं. ठीक है. by at least 20% with 2017 as the base year for comparison. 2017 के मुकाबले कम करने. Okay. It covers 132 non-attainment cities which are identified by the Central Pollution Control Board. Non-attainment cities are those which have fallen short of the national ambient air quality standards for over 5 years. तो दिल्ली जैसी cities जिनमें ambient air quality standards ठीक से नहीं बैठ रहे, वहां पे इन चीजों के ऊपर काम ज्यादा किया जाएगा. Okay. And these standards for ambient air quality with reference to various identified pollutants have been notified by the CPCP under Air Act 1981. कौन कौन से pollutants का concern है air quality standard के अंदर? Particulate matter 10, 2.5, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, ammonia, ozone, lead, benzene, benzopyrene, arsenic and nickel. ये जो लिस्ट है ये भी याद रखनी है. इससे पहले एक लिस्ट ऑलरेडी यूपीएससी समवेयर इन 2016 प्रीलिम्स पूछ चुका है. जब AQI आया था तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन से हैं वो पूछ लिए. अभी ये नैक्स भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये फिर से दोबारा न्यूज में है, NAAQS. तो कौन कौन से पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स इसमें लिस्टेड हैं, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में. ओके. ऑब्जेक्टिव्स जो है नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए, ये मीन्स का मसला है यहाँ पे. प्रीलिम्स के लिए इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. सो टू ऑगमेंट एंड इवॉल्व इफेक्टिव एंड प्रोफिशिएंट एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ये ना जो एडजेक्टिव्स हैं जैसे इफेक्टिव एंड प्रोफिशिएंट एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ये बहुत ध्यान से यूपीएससी मेंस में याद रख के जाने, क्योंकि एडजेक्टिव्स के बेसिस पे ही आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे. ओके. देन टू हैव एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन, dissemination and public outreach mechanisms for timely measure for prevention and mitigation of air pollution, to have feasible management plans for prevention, control and abatement of air pollution. So अब देखो, efficient data transmission, feasible management plans, इनके ऊपर ध्यान देना है. ठीक है. Effective, proficient, efficient, feasible. Okay. Then what are the initiatives taken by Indian government as of now for controlling air pollution?
तो ये भी मेंस में आपके काम की ज्यादा चीज है, आपको दो चार वहां पे एक्स्ट्रा लिखने के लिए कुछ प्रोग्राम स्कीम्स का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे सफर, अब ये सफर की फुल फॉर्म प्रीलिम्स में भी आ सकती है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल। देन AQI, अब AQI के अंदर कौन कौन से 8 पोल्यूटेंट्स मेजर होते हैं, इनकी लिस्ट प्रीलिम के लिए चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, अमोनिया, और इसमें और ऊपर जो नेक्स्ट वाली लिस्ट है उनमें थोड़ा फर्क भी है, ध्यान रखना उसका। लेड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या फर्क है बेसिकली देखा जाए तो, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल, ये चार चीजें नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी सब ठीक है वहां पे है। देन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दिल्ली ओनली। अभी आजकल भी दिल्ली बहुत न्यूज में है, हर बार विंटर्स आने वाली होती है जब, तो उस टाइम पे ना दिल्ली में हवा इतनी नहीं चल रही, अभी भी हवा का जो बहाव है वो पंजाब हरियाणा में तो है, तो लेकिन दिल्ली में नहीं है। इसलिए जो यहाँ का पोल्यूशन है जो स्टबल बर्निंग से या जैसे भी हो रहा है, तो वो सारा पोल्यूशन दिल्ली में जाके इकट्ठा हो जाता है। अभी रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इसका एक स्टडी किया, तो चारों स्टेट्स को फटकार लगाई बजाय किसानों को कुछ कहने के। उन्होंने बोला किसानों की मजबूरी है स्टबल बर्निंग को करना, क्यों? क्योंकि जो मशीनरी स्टबल मैनेजमेंट के लिए चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं कराई गई by the government, so therefore they have no other way to go about it but to burn them. Moreover, अभी ना वीट में हमारे पास बहुत टाइम बाउंड हो गया, क्लाइमेट चेंज के चलते बड़ी जल्दी मार्च में फेब में गर्मी शुरू हो जाती है, और उससे पहले पहले हमें वीट को हार्वेस्ट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो अगर लेट लगाएंगे तो उसको ग्रोइंग सीजन नहीं मिलेगा पूरा। मोर ओवर उसको जो हार्श वेदर कंडीशंस आगे जाके झेलनी पड़ेंगी, उससे भी जो ओवरऑल आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, वो सफर करेगी। इन सब चीजों के चलते दे हैव टू बी प्लांटिंग द वीट विद इन द नेक्स्ट 4-5 days, ओके, उनको खत्म करना है। ऑल्दो वो लगे हुए हैं पिछले, अगर हम देखें तो 10 दिन से वीट की जो सोइंग सीजन है वो चल रहा है पंजाब के अंदर। दैट्स हाउ द थिंग्स आर टू गो अबाउट। देन फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पोल्यूशन, BS6 व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए गए, हमने 4 नॉर्म पे थे, सीधा 6 पे गए। देन पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे हमने पढ़ा था कि 2030 तक इंडिया में ये चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बिके, पेट्रोल डीजल वाले बिकना बंद ही हो जाए। देन ऑड इवन पॉलिसी, ये दिल्ली में लेके आए थे लोगों ने, गाड़ियां दो दो रख ली, एक ऑड नंबर वाली एक इवन नंबर वाली सेकंड हैंड ले ली, किसी के पास इवन थी तो ऑड वाली सेकंड हैंड ले ली, तो फिर काम चल गया। जिसको ऑफिस गाड़ी से जाना है भाई उसको तो जाना पड़ेगा ना। न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, देन सब्सिडी टू फार्मर्स फॉर बाइंग टर्बो हैप्पी सीडर मशीन फॉर रिड्यूसिंग स्टबल बर्निंग। ये बेसिकली बिना आपको 100% स्टबल हटाए उसी में आप अपनी जो सीडिंग है वो कर सकते हो, दैट्स व्हाट इट वाज फॉर। देन नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में सिर्फ 4 ही एयर पोल्यूटेंट्स हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 एयर पोल्यूटेंट हैं, और जो नैक्स है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें हमारे पास 12 हैं। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड 2.5, यहाँ पे ये दोनों बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए, तो इन दोनों का ध्यान रखते हैं। ओके, देन क्वेश्चन क्या आया 2016 के अंदर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि 2016 में क्वेश्चन आया था। सो विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स? सो कार्बन डाइऑक्साइड, इससे तो कोई ट्रबल नहीं है अपने आप में, ये तो गैस है ही है हर जगह, तो एयर क्वालिटी में इसको वैसे भी मेजर नहीं करेंगे, अगर लॉजिक लगा के भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते आप तो हो जाता। अभी मुझे ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना जिसमें 1 नहीं है, यूपीएससी में ना बाय एलिमिनेशन बड़े अच्छे आंसर आ जाते, देखिए बाकी सब में 1 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें नहीं, तो ये मेरा आंसर आ गया 2, 3 एंड 4। मिथेन क्यों नहीं है? क्योंकि मिथेन मार्श गैस है, उसमें मिथेन की जनरेशन के लिए आप बहुत ज्यादा डायरेक्टली पोल्यूशन कॉजेज नहीं हो, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी जैसे मीथेन आएगा राइस फील्ड से,
है ना, लाइफ स्टॉक रेयरिंग से मीथेन गैस आएगा, तो वहां पे उस तरह का ट्रबल है, इनडायरेक्टली वो पोल्यूटेंट है। अभी हालांकि मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अगर COP26 की बात करें, पुराना जो हुआ था, तो उसमें मीथेन प्लेज भी लिया गया। ठीक है, तो हियर इट इज, देखो मीथेन प्लेज आ गया, याद करती। ग्लोबल मीथेन प्लेज। So now what has been done in 2022 is there is a global methane climate and clean air forum 2022. So this has been created. So this is being held in Washington DC, USA, to discuss the opportunities to protect climate and improve the air quality with a special focus on methane by adhering to the global methane pledge. So agenda क्या है, क्या करना चाहता है ये forum? It's a joint event sponsored by the Global Methane Initiative and UN Environment Program, convened Climate and Clean Air Coalition. So what will they do? So it's an international public-private partnership. एक तो इसका ना नेचर याद रखना होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है, क्या ये एक NGO है, क्या ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, क्या है, नेचर ऑफ एस्पेक्ट क्या है? सो इस पे UPSC क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है इस तरह से नेचर के ऊपर। सो दिस इज द इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, याद रखना है। दैट फोकस ऑन रिड्यूसिंग बैरियर्स टू द रिकवरी एंड यूज ऑफ मीथेन एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स. It provides technical support to deploy methane to energy projects around the world that enable the partner countries to launch methane recovery and use projects. India is a partner under Global Methane Initiative. तो क्या हम उसके पार्टिसिपेंट है या नहीं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन होता है. High level plenary sessions will be held on global efforts to reduce methane and other short lived climate pollutants. Okay. The forum will outline policy, political, and scientific arguments for global ambition on methane action. They also aim to define the path forward. तो basically अब मीथेन प्लेज तो ले ली थी 2021 के अंदर, जैसे मैंने कहा COP26 नवंबर 2021, लेकिन उसका एजेंडा कि काम कैसे करेंगे वो अब तय हो रहा है. ठीक है, फाइन. ये ग्लोबल मीथेन प्लेज जो लिया गया, इट वाज इनिशिएटेड बाय US एंड यूरोपियन यूनियन. उसके साथ रिलेटेड वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी हमारे जो वीडियोस हैं वो सेंड कर चुका हूं, जो पिछले साल के करंट अफेयर हैं उसमें भी ये डिस्कस्ड है, अदरवाइज भी यहाँ पे डेटा गिवन. ओके, सो अदरवाइज मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ ह्यूमन कॉस्ट, ग्लोबल ह्यूमन कॉस्ट मीथेन एमिशंस. सो 111 कंट्रीज हैं, और मीथेन अदरवाइज द सेकेंड लार्जेस्ट concern with respect to global warming. ये भी हमने बात करी. आगे आते हैं. So here it is. Methane has contributed to about 1/3 of the current anthropogenic greenhouse gas driven warming. 1/3 मतलब अपने आप में तीसरा हिस्सा बहुत बड़ा है. Methane enters the atmosphere due to leak in oil and gas industries, rearing livestock, and decomposition of waste in landfills. So currently, only 2% of global climate finance goes to methane, and global methane pledge is not adhered to, then what will happen? It is likely to increase by 13% by 2030. So we are now focused at another gas, that is methane. ऐसा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो अब बहुत लोग ऑलरेडी वर्कआउट हम कर ही रहे हैं. Now this is the second area where the focus is coming up, that is methane. Okay. ठीक है. अभी व्हाट इज मीथेन बेसिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. सो इफ यू वांट टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज फ्रॉम हियर, द नोट्स आर प्रोवाइडेड. देन व्हाट आर द इंडियन इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन. ये हर जगह आपको ना 2-4 स्कीम्स याद रखनी है, बस वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. हरित धारा, इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड BS4 to BS6 emission norms. 3-4 बस वैसे याद रखना. दिस इज फॉर मेंस ओनली. ओके, देन अगेन फ्रॉम द मेंस परस्पेक्टिव, वे फॉरवर्ड. मीथेन चैलेंज है या मीथेन प्लेज है, उसको लेके क्या करना चाहिए? फर्स्ट, इट इज एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द डीकार्बोनाइजेशन गोल्स. देन developing national level action plans or strategies that identify specific actions to encourage emission reduction. ये जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ना प्लेज बहुत जल्दी हो जाता है. नेशनल लेवल पे एक्शन भी होना जरूरी है कि हाँ उस प्लेज का कुछ हुआ इन द एंड रिजल्ट. प्रपोजिंग न्यू पॉलिसीज और रेगुलेशन एम्ड एट मीथेन एमिशन, जैसे इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड्स, इक्विपमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स. देन
adopting national reduction targets, whether economy-wide or sectoral, to establish political commitments, signal expectations, and enable better planning. Then, participating in super emitter rapid response system based on satellite detection. सैटेलाइट से ये पता करें कि भाई मेजर मीथेन एमिशन के सोर्सेस क्या हैं, उनको टाइमली मैनर में एड्रेस किया जाए. जैसे दिल्ली में बड़े बड़े पहाड़ हैं कूड़े के, तो सैटेलाइट से देख के उनको पहले एड्रेस कर लो, ठीक है. या कहीं पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में से लीकेज है तो वो एड्रेस कर ली जाए. देन direct funding towards research and development on abatement and measurement technologies and support for verifiable mitigation projects through grants. Okay. अब इसमें क्वेश्चन क्या आया 2019 में मीथेन के साथ जो यूपीएससी का प्यार है वो नजर आया दो जगह पे. देखिए पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा which of the following statement is correct about deposits of methane hydrate. So global warming might trigger the release of methane gas from these deposits. Obvious है, जब पानी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वार्मिंग पे, उसी तरह से मीथेन हाइड्रेट भी क्या है, एक पानी के साथ मीथेन का जो मिक्स्ड अवतार है उसको मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ से भी मीथेन रिलीज होगा. देन लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर. सो डेफिनेटली methane is in the atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two. करीब 20 साल तक एज मीथेन सस्टेन करता है. सो ये तीनों फैक्ट्स ठीक हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग मीथेन. देन कंसिडर द फॉलोइंग. 2019 का क्वेश्चन है. So which of the above are released into the atmosphere due to the burning of crop or biomass residue? So carbon dioxide, methane, ozone, sulfur dioxide सारे ही रिलीज होंगे. Okay. So next is SASTRA Ramanujan Prize 2022. कभी भी कोई अवार्ड करंट अफेयर में आए तो दो चीजें याद रखनी है. एक तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अवार्ड दे रही है और किस लिए दे रही है, बस किसको मिला, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. और स्टेट सिविल सर्विसेज में वो ज्यादा पूछते हैं, ठीक है. यूपीएससी तो वैसे अवार्ड से थोड़ा सा दूर हो गया है, लेकिन कुछ मैंने इंक्लूड किए हैं जो शायद आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके, लेट्स सी. सो this will be available to Yunking Tang, so assistant professor with University of California, Berkeley. So Mr. Yunking works displays a remarkable combination of sophisticated techniques in which arithmetic and geometry of modular curves and of Shimura varieties play a central role, and her results and methods are bound to have a major impact on the future of research in this area. So just remember अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉड्यूलर कर्व्स, ये दो चीजों के ऊपर इसका ज्यादा वर्कआउट है, ठीक है. जस्ट अ मोमेंट. देन व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द अवार्ड्स, किन चीजों के ऊपर फोकस्ड है. फर्स्ट, द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द शैनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, सो दैट इज SASTRA in 2005. दैट्स इट. उसके बाद कितने डॉलर है, क्या कंडीशंस हैं, वो सब नहीं चाहिए. किसमें क्यों दिया जाता है, इट इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, बस दैट्स इट. यूपीएससी के लिए इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है. अभी ये रामानुजन कौन थे, तो इनकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो अगर तो पढ़ लीजिए, तो दैट इज अवेलेबल टू यू. क्या क्या इनकी इक्वेशंस हैं. सो हिज इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पाई, गेम थ्योरी, हिज बुक्स एंड रामानुजन नंबर. दैट्स व्हाट Ramanujan is known for, mathematician famous from India. Then next is a climate risk index for marine life. So this captures the climate risk for nearly 25,000 marine species and their ecosystems. This new index lays the groundwork for supporting climate smart approaches to managing and conserving marine life. So क्या findings हैं इसकी, let's see. First is altering the marine ecosystem. पहले तो ये देखना कि जो ये इंडेक्स है किसने रिलीज किया. न्यू स्टडी वाज पब्लिश्ड टाइटल्ड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. ओके, इसने कहा कि देयर आर नियरली 25,000 मरीन स्पीशीज व्हिच आर नियरली एट क्लाइमेट रिस्क. ये आगे जाके देखेंगे, ठीक है. अब फाइंडिंग्स क्या है. फाइंडिंग्स सारी मेंस के लिए चाहिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं चाहिए. प्रीलिम्स के लिए कोई भी इंडेक्स आता है, बस कौन रिलीज किया वो चाहिए, ठीक है. नाउ फाइंडिंग्स है वार्मिंग ओशंस एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आर driving species into deeper, more northern
and cooler locations, altering their behavior and reconfiguring marine ecosystems in radical and unprecedented way. जैसे हम गर्मी लगती है तो माउंटेन एरियाज में चले जाते हैं ना घूमने थोड़ा ठंड के माहौल में, तो उसी तरह से अब उनको तो स्पीशीज को कोई ऑफिस नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, तो वो शिफ्ट हो रहे हैं नॉर्थ की तरफ ही. ओके. Then higher emission scenarios. So in high emission scenarios, the global average ocean temperature will increase by 3 to 5 degrees Celsius by 2100. Under this scenario, almost 90% of the 25,000 species are at high or critical climate risk. Then subtropical and tropical ecosystems. So the risk is highest in the subtropical and tropical ecosystem. क्यों? Heat भी तो यहीं पे सबसे ज्यादा है. Okay. Moreover, they are biodiversity hotspots अगर marine life के लिए देखा जाए तो. Then top predators like sharks and tunas are significantly at higher risk than species further down the food chain. जैसे कि आपके पास अगर प्लैंकटन है या कुछ है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता. So predators can have massive effect on ecosystem structure and functioning. Top predators नहीं है तो फिर food chain जो है सारी हिल जाती. Low income nations, so इनके ऊपर भी stress हमेशा ज्यादा रहता है. Where people depend more on fisheries to meet their nutritional needs, they will be into trouble because fisheries जो है वो shift करेंगी. Then this represents yet another example of climate inequality. Climate inequality में हम ये कहते हैं कि कुछ countries ज्यादा emitter हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, और कुछ कम हैं. और यहाँ पे क्लाइमेट इनइक्वालिटी का जो कॉज की बजाय इफेक्ट वाला साइड है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विल बी मोर ऑन द लो इनकम नेशंस देन द हाई इनकम नेशंस, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ जो है वही ग्लोबल डेवलप्ड को ही रिप्रेजेंट करता है. ध्यान से देखिए. So, wherein low-income countries that have contributed the least to the climate change are more aggressively reducing their emissions and are experiencing its worst impact while having the lowest capacity to adapt to them. Okay. Then, low emission scenarios में क्या होगा? So even then, it is expected कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस समुद्र का टेम्परेचर तो राइज करेगा, as per the 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग लिमिट इन द पेरिस एग्रीमेंट. और इसके अंदर भी जो हमने देखा था कि there are certain critical events that will take place. Let's see. There is a reduced climate risk for virtually all marine life, 98.2%. अगर 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर लिमिट किया. The disproportionate risk of ecosystem structure, biodiversity, fisheries, and low-income nations are greatly reduced or eliminated. अगर इस लेवल तक हम ऑपरेट करेंगे तो ठीक है. लेकिन अभी ये 2 डिग्री सेल्सियस भी अपने आप में चैलेंज है, हमने देख लिया. Then, what are the suggestions? अब ये suggestions भी, like I said, for prelims you only need what, when, where. बाकी सब ये suggestions, challenges, issues, scenario जो भी हैं, ये means का concern है. So, choosing a more sustainable path that prioritizes climate mitigation will lead to clear benefits for ocean life and people. And cutting emissions is the most direct approach. जो general suggestions ना, ये 3-4 सब climate action के लिए याद रख लो. ठीक है, सब जगह चल जाएंगे. So to adapt to a warming climate, to protect our ocean, incorporate new methods and adaptation strategies. That's it. Next is green steel. So prelims में बड़ा सीधा direct question आएगा, भाई green steel क्या होता है? So it is a manufacturing of steel without use of fossil fuels. पहले तो यही चाहिए prelims में. दूसरा, अब हम अगर देखें तो स्टील प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा जाए तो. एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारी जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हंग्री है. ओके. नाउ क्लीन स्टील सेक्टर इन ईस्टर्न इंडिया विल बिकम एन एसेंशियल फॉर द कंट्रीज ट्रांजिशन टू ग्रीन स्टील. आमतौर पे हमारी जो स्टील रिफाइनरीज हैं या स्टील मैन्युफैक्चरिंग है वो ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा है. To move towards green steel, the Petroleum and Natural Gas Ministry launched the Pradhan Mantri Urja Ganga project in Eastern India in 2019 to provide gas to all steel plants located in the area. So हमने गैस पाइपलाइन बिछाना शुरू किया, सब स्टील प्लांट्स को गैस पाइपलाइन के थ्रू गैस मिलेगा. ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अंदर ये देखा गया था ताकि एक लो कार्बन फुटप्रिंट से स्टील प्रोडक्शन हो सके. नाउ eventually, it lowers the greenhouse gas emission, cuts cost, improves the quality of steel. Low carbon hydrogen can help reduce the steel industry's carbon footprint. So blue hydrogen और green hydrogen हमने पहले देखा है.
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस के अंदर। देन नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन कैपिटलाइजेस ऑन द हाइड्रोजन फॉर अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके। हाइड्रोजन जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने सारे उसके साथ एसोसिएटेड चीजें पढ़ी थी। अब कैसे बना सकते हैं ग्रीन स्टील? सब्स्टिट्यूटिंग द प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस विद क्लीनर ऑल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, रिप्लेसिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विद लो कार्बन हाइड्रोजन, डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयरन ओर। ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू ग्रीन स्टील बनाया जा सकता है। तो प्रीलिम्स के लिए ये 3 भी याद रखें, वेज ऑफ प्रोडक्शन। सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, अगेन ये सब इसका मामला आ गया। मींस ओके, so steel industry is the largest industrial sector in terms of intensive energy and resource usage, and it is one of the biggest emitters of carbon dioxide. In the view of commitments made at COP26, जो इससे पहले होके हटे, अभी तो 27 चल रहा है, 18 नवंबर तक COP27 चलेगा। Then climate change conference, the Indian steel industry needs to reduce the emissions substantially by 2030 and hit net zero emission by 2070. Net zero means जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो उतना अब्सॉर्ब भी हो रहा है, बराबर पहुंच रहा है। तो व्हाट इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन? तो बेसिकली अगर नेचुरल गैस की यूटिलिटी से पोल्यूटिंग सिस्टम से बने तो देन हमारे पास ग्रे हाइड्रोजन आ रहा है। तो देखिए, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। हो सकता है सोलर, हो सकता है कुछ भी। Then, and has a low carbon footprint. Blue hydrogen is produced using coal, where the emissions are released to the air. This is brown hydrogen. Then next is gray hydrogen. This is produced from natural gas, where the associated emissions are released to the air. तो ब्राउन और ग्रे हाइड्रोजन में सिर्फ सोर्स का डिफरेंस है। ब्राउन में कोल सोर्स है, ग्रे हाइड्रोजन में नेचुरल गैस सोर्स है। ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन is produced from natural gas, where the emissions are captured using carbon capture and storage. Let's say ocean में या underwater कहीं पे भी, या underground carbon dioxide storage करेंगे। Blue hydrogen is produced from natural gas, where the emissions are captured using carbon capture and storage. तो ये बस blue, gray, brown, green सारी हाइड्रोजन याद रखना। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं यूपीएससी में। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया? कई बार ना कुछ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आपके मेंस में चाहिए होते हैं, वहां पे यू नीड डेटा। सो दिस इज फॉर दैट पर्पस। सो प्रेजेंटली इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील आफ्टर चाइना, ऑफ कोर्स, प्रोड्यूसिंग 120 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। रिजर्व्स कितने हैं? मोर देन 80% ऑफ कंट्रीज रिजर्व्स आर इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर भिल्ले, दुर्गापुर, बर्नपुर। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे हैं। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत पुराने स्टील प्लांट्स हैं इंडिया के। तो कंजम्पशन, सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड स्टील इन 2021, प्रीसीडेड बाय चाइना एज द लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर एज पर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, हम बनाते हैं क्रूड स्टील, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हर जगह पे चाहिए ज्यादा आज की डेट में, जिसमें मार्केट वैल्यू ज्यादा है, दैट इज दी ऑफ कोर्स द फिनिश्ड स्टील। तो ये एक ट्रबलिंग फैक्टर है। हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेशन चाहिए, हमें यहाँ पे एनर्जी सरप्लस चाहिए, क्योंकि स्टील प्रोडक्शन में ना मेन काम एनर्जी सरप्लस का है। जितना कंट्री के पास एनर्जी सरप्लस होगा उतना स्टील बढ़िया बनेगा। ठीक है। ओके, सो वे फॉरवर्ड, हाउ डू यू डील विद दिस? सो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज मस्ट बी अडॉप्टेड। ये 4-5 ना वे फॉरवर्ड सेट कर लो अपने, हर सेक्टर के लिए यूजफुल रहें जो। स्क्रैप कैन बी यूटिलाइज्ड इन लोअरिंग एनर्जी यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील। द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर शुड कमिट टू परचेज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रीन स्टील। जैसे जेम प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसके थ्रू जो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ग्रीन स्टील की यूजेज हो। नहीं तो इंडस्ट्री बनाने में टेंशन भी ले रही है, कोई खरीद रहा नहीं, या उतनी प्राइस पे जा रहा है, तो फिर बेनिफिट क्या हुआ? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू जनरेट ग्रीन स्टैंडर्ड्स। तो उनको भी ये लायबिलिटी होगी, भाई इतना तुम ग्रीन स्टील खरीदोगे जब भी तुम कुछ प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो। तो ओल्ड एंड पोल्यूटिंग प्लांट्स विच हैव रीच्ड द एंड ऑफ देयर लाइफ शुड बी रिमूव्ड। तो फिर ही इसकी अडेप्टेशन होगी। देखिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी स्ट्रेटजीज हमारे पास सारी हैं, टेक्नोलॉजी भी टू एन एक्सटेंट अवेलेबल है,
world over, if not particularly in developing countries or countries like India. कंसर्न है कि जब तक पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे नहीं आती तब तक ये चीजें अडेप्ट होती नहीं, ठीक है? तो वो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे पॉलिसी आनी चाहिए, और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे पॉलिसी का कंसर्न क्या होता है जब आपने सजेशंस देने हो? दो तीन चीजें याद रखना। एक तो व्हाई शुड वन अडॉप्ट क्लाइमेट कॉन्शियस टेक्नोलॉजी, ये पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। दूसरा, कुछ पेनाल्टीज इनबिल्ट होनी चाहिए, ठीक है? तीसरा, कुछ इंसेंटिव्स इनबिल्ट होने चाहिए। बस ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। वाई के अंदर हम बेसिकली रैशनलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो अगर उसको लाइक लार्जर बिजनेस पिक्चर, एक विजन, एक सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, ये वाले एंगल्स नजर आएंगे तो वो सजेशंस के अंदर इनबिल्ट हो जाएंगे। इसी तरह से जब पेनाल्टीज की बात आएगी तो फिर अगर नहीं करोगे तो फिर ये मिलेगा, ये फाइन या ये पनिशमेंट या ये कुछ, ये होना चाहिए पॉलिसी के अंदर। फिर अगर करोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, तो कुछ इंसेंटिव्स भी होने चाहिए। ये तीन चीजें अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर इंटीग्रेट कर ले तो फिर ठीक ठाक कोई भी क्लाइमेट कॉन्शियसनेस बिल्ड की जा सकती है किसी भी सेक्टर के अंदर, नहीं तो अदरवाइज डिफिकल्ट है, ठीक है? Which of the following are some important pollutants released by steel industry in India? स्टील इंडस्ट्री में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स आते हैं देखिए। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सारे के सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं डेफिनेटली। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं एलिमिनेट कर रहे हम? सोचने वाली बात है भाई, पीछे क्वेश्चन डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट है। वहां पे हम एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेजर कर रहे थे, यहाँ पे हम पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं। तो पोल्यूटेंट्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है। एनीथिंग दैट यू आर रिलीजिंग इन द एक्सेस ऑफ द नेचुरल ऑर्डर और रिक्वायरमेंट, देन दैट इज अ पोल्यूटेंट, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में। ओके, नाउ पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। आपको याद होगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक सिचुएशन है, और इंडस्ट्री को स्टैब्लिश होने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती। अब उसको लेके एक रीसेंट जजमेंट है, देखिए। The Supreme Court has concluded that ex post facto environmental clearances are acceptable। कहने का मतलब, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लगा दिया, उसके बाद शुरू भी हो गया काम, उसके बाद भी अगर आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है? सो ये गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से, अब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान और ये सब कह रहे हैं कि लोग अपने आप इंडस्ट्री शुरू करें, प्रोडक्शन हाउस बने इंडिया में, एक्सपोर्ट बढ़े। ये सब तभी हो पाएगा ना अगर एक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाए जिसके अंदर इंडस्ट्री शुरुआत करनी है एटलीस्ट आसान हो। बाद में ये सारी क्लियरेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान ना देके अगर सिर्फ परमिशन के ऊपर ही ध्यान देगा तो फिर वो बेचारा काम कब करेगा और पैसे कब कमाएगा? फिर वो सोचता है कि छोड़ो, क्यों लगाना। तो इस वजह से ये ईज आउट करना जरूरी है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईज आउट डूइंग बिजनेस। ओके, so court has concluded in response to a claim that a biomedical treatment facility was set up and run without an environment clearance, and it raises concerns over the environmental degradation। अभी क्या है ना, कोई शुरू करता है काम तो चार जन उसको खराब करने वाले भी होते हैं। किसी ने केस लगा दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दिया, तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया वंस एंड फॉर ऑल, नाउ इट इज सेटल्ड। ओके, सो व्हाट इज एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस? इंडस्ट्री लगाने के बाद अगर क्लियरेंस ले रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, सिंपल शब्दों में, ठीक है? So a bench of Supreme Court observed that Environmental Protection Act 1986 did not absolutely prohibit the grant of ex post facto environmental clearance, but in exceptional circumstances, taking into account all relevant environmental factors. Okay. Now, what are the related concerns? It defeats the very purpose of environmental impact assessment. हाँ, ये जरूर है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरुआत करने से पहले EIA जरूरी होता था, अब उसको खत्म कर देंगे एक तरह से। it provides a bypass mechanism for that, because irreversible ecological damage will already have been committed with the commencement of operations। तो बहुत लोग इसका फायदा भी उठाएंगे गलत तरीके से। The FAO of the UN defines the purpose of EIA as altering the decision makers, regulatory agencies, and public environment consequences of the project, so that those projects can be modified if need be to prevent the environmental deterioration। अब यहाँ पे ना सोचने वाली बात है थोड़ी सी, कई बार हम ज्यादा डरने लग जाते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करेगी और बाद में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सी करेगा, तब भी तो उनको फाइन भी भरना पड़ेगा और क्लियरेंस भी नहीं मिलेगी और इंडस्ट्री शट डाउन करने के भी
मुसीबत आ सकती है। तो कोई क्यों अपनी इंडस्ट्री को शट डाउन करना चाहेगा? इन द गिवन स्टैंडर्ड्स ही वो काम करना चाहेगा जो भी है। तो इसलिए, और अगर वो फिर भी पोल्यूशन करेगा, लेट्स से स्टैंडर्ड्स को बाईपास करेगा, किसी को करप्शन मनी देगा या कुछ भी करेगा, तो एनजीटी तो बैठे ही है ना फाइन करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो है ही। सो अगर हम ओवरऑल आर्किटेक्चर देखें, सिर्फ एक चीज को देखना की बजाय ओवरऑल आर्किटेक्चर देखें, तो फिर ठीक है, अलाउ किया जा सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है। So industries are encouraged to commence operation without bothering for clearance and eventually get regularized by paying the penalty amount. It is likely to open a floodgate of violations and give rise to a situation where damage to the environment is irreversible. I think this is over projecting the negativity rather than accepting कि भाई पहले इंडस्ट्री लगाना जरूरी है। इंडिया में जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है। बहुत सारे वो मैंने कहा था कि थोड़ी सी इन्वायरमेंटलिस्ट भी ना डेवलपिंग कंट्रीज में कॉन्शियसनेस ज्यादा रखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में कम है। उधर भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आप आप घर बना रहे हो या कुछ आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, एक रूल बुक दे देते हैं आपके हाथ में कि भाई इनके हिसाब से लगाना। बाद में आपके पास इंस्पेक्टर कभी भी इंस्पेक्शन करने आएगा तो उसमें आप ठीक उतरने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप कुछ गड़बड़ करेंगे और बाद में अगर इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन में आपको पकड़ता है तो फिर जबरदस्त फाइन भी होगा, ऐसी सिचुएशन है। तो व्हाट इज ईआईए? बेसिक्स सेम है जो आप पहले भी पढ़ते रहे, तो इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको बुक्स में इधर उधर बार बार फ्रंट एंड बैक ना जाना पड़े। तो कुछ बेसिक्स यहाँ पे हैं। देन व्हाट इज द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस? तो अगेन इट्स द बेसिक पार्ट। कौन करता है? सो देयर इज एन एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी गेट प्रोसेस्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो फाइनल अप्रूवल जो है वो यहाँ से आता है, अप्रूवल या रिजेक्शन। ये प्रीलिम्स के लिए दोनों चीजें याद रखनी। ठीक है। तो यहां तक समझ आया? कोई डाउट कंसर्न किसी की तरफ से? ओके, सो just give me a one moment and we'll be